गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आप लोग को क्या पढ़ाया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 या 4 शब्द याद रखना, उससे ज्यादा शब्द को याद नहीं रखना है। पहला बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके नजदीक रहता है, बताया था मैं आप लोग को केंद्रक के नजदीक बताया था पहला। दूसरा बताया था इसमें जो राइबोसोम होता है वो जनरली किसमें रहता है, बताया था रफ में रहेगा। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा वहीं पास राइबोसोम क्या रहेगा, प्रेजेंट। और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका साइक्लिंग, मतलब क्या होगा, टाइट अरेंजमेंट रहेगा। और जिसमें राइबोसोम एब्सेंट रहेगा वो कैसा होगा, आपका लूजर। बताया था जिसमें अधिकतर प्रेजेंट रहता है जो अधिक कार्य करता है। भाई जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा वो हमारा शरीर का अधिक क्या करेगा, कार्य। जैसे मैं आप लोग को बताया था लीवर, ठीक। दूसरा बताया था आपका पैंक्रियास। तीसरा बताया था आपका गोबलेट सेल, क्योंकि तीनों ऐसा होता है जो हमारे शरीर का अधिक वर्क करता है। पहला कौन बताया था आप लोग को, लीवर। दूसरा क्या बताया था, पैंक्रियास। और तीसरा कौन बताया था आपका, गोबलेट सेल। तो लीवर पता है आपको जो वसा का क्या करता है, वसीकरण करेगा, ठीक। पैंक्रियास पता है कि सबसे ज्यादा जो पाचक एंजाइम का सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, आपका पैंक्रियास से। तीसरा आपको मैं क्या बताया था आप लोग को, गोबलेट सेल। और गोबलेट सेल किसकी दीवार में पाई जाती है, तो स्टमक के दीवार में। जहां पास मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को 3 प्रकार का सेल। पहला गोबलेट सेल, दूसरा चीप सेल और तीसरा होता है पेप्टाइड सेल। ठीक है, वो तीनों पढ़ाऊंगा बाद में फिजियोलॉजी में। क्लियर हुआ? तो ये 3 प्रकार के ऐसे होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहाँ पाया जाता है भाई, आपका रफ में रहेगा। रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम क्या रहता है, आपका प्रेजेंट रहेगा। क्लियर हुआ? स्मूथ में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा क्या रहेगा, बताया था एब्सेंट बताया था। क्लियर है? तो जहां कोई भी चीज को हम मतलब खाना खाते हैं और वहां से धुल जाता है, मतलब हमेशा क्या रहेगा, वो स्मूथ रहेगा। क्लियर हुआ? ये बता दिया था मैं आप लोग को। जैसे राइबोसोम एब्सेंट रहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे मैं आप लोग को बताया होगा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बताया हूं मैं आप लोग को, ठीक है। अधिकतर एडिपोज टिश्यू जहां पास मसल्स वाला रहेगा वहां हमेशा क्या रहेगा, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट कहीं पास? बस इसे याद रखना कि केंद्रक का किससे ये बाहर निकला रहता है, जुड़ा रहता है, तो न्यूक्लियर पोर से। इसको याद रखना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो 3 टाइप की जो स्ट्रक्चर है उसको भूल जाना, कोई मतलब का नहीं है। ठीक, पहला सिस्टर्नी बताया था, दूसरा वेसिकल बताया था, तीसरा क्या बताया था, ट्यूबुल्स। सिस्टर्नी वो भी बाइलेयर्ड में बता दिया था। वेसिकल मतलब गोलाकार संरचना रहेगा। और ट्यूबुल्स मतलब क्या रहेगा, ब्रांच रहेगा, मल्टी ब्रांच रहेगा, अनब्रांच रहेगा, कई प्रकार की संरचना रहता है। क्लियर हुआ? तो उसी ट्यूबुल्स में राइबोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम हमेशा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रेजेंट, और कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट रहेगा। मैं पहले बता दिया था कि जो भी राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ रहता है, साइटोप्लाज्म में, और कहाँ रहेगा, मेम्ब्रेन में रहेगा। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक में बताया था राइबोसोम हमेशा कहाँ रहता है, तो साइटोप्लाज्म। यहाँ तक के मैं आप लोग को बेसिक जानकारी बता दिया था। आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ भाई, गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले पढ़ाते हैं आप लोग को गोल्जी बॉडी को। यार ये देखिएगा गोल्जी बॉडी, इधर देखिएगा। इस गोल्जी बॉडी को सर्वप्रथम कैम्लियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। किसने देखा था, कैम्लियो गोल्जी ने। जब कैम्लियो गोल्जी ने देखा था, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, गोल्जी बॉडी कहते हैं। देखिएगा किसमें किसमें देखा था, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो गोल्जी बॉडी को जनरली 2 चीज में देखा है, उल्लू और बिल्ली के। किसमें देखा गया है, उल्लू और बिल्ली के नर्वस सिस्टम पे देखा गया है। किसमें देखा गया है, उल्लू और बिल्ली के नर्वस सिस्टम में गोल्जी बॉडी को देखा गया है। किसने देखा, तो कैम्लियो गोल्जी ने। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा। दूसरा कहता है कि जो गोल्जी बॉडी होता है वो किसके नजदीक रहता है, तो न्यूक्लियस के नजदीक रहता है। किसके नजदीक रहता है भाई, न्यूक्लियस के नजदीक रहता है। क्लियर हुआ? किसके नजदीक रहेगा, न्यूक्लियस के नजदीक होगा। इसमें 2 फेस होता है, पहला होता है सीस फेस और दूसरा होता है आपका ट्रांस फेस होता है। क्लियर हुआ? इधर देखिएगा। तो सीस
और ट्रांस क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। इसमें दो चीज है जिसको क्वेश्चन को पूछता है, ठीक। अगर वो न्यूक्लियर के पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास अगर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हमेशा सीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हमेशा उसको सीस कहेंगे। गोल्जी बॉडी का दो रूप होता है, सीस और ट्रांस, ठीक। पहले ध्यान समझिएगा, न्यूक्लियस के नजदीक है और प्रेजेंट है, क्या कहलाएगा? वो सीस कहलाएगा। क्लियर हुआ? जबकि अगर मेम्ब्रेन के पास है, किसके पास है भाई? आपका मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, न्यूक्लियस के नहीं, सेल के, किसके कहता है भाई? सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर पास है तो उसको कहते हैं ट्रांस कहते हैं। क्लियर हुआ? इधर पहले समझ लीजिए, इधर देखिए, डायग्राम को देखिएगा फिर समझ आएगा। ये सेल, ये क्या है? सेल। ये सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? केंद्रा। ये क्या है? केंद्रा। अगर केंद्रा के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है तो उसको नया नाम दे देते हैं सीस, या लिखना है तो लिख लीजिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, क्या कहलाएगा? वो सीस। और इसको लिखिएगा, ये कॉन्वेक्स होता है हमेशा। सीस क्या होगा? कॉन्वेक्स। सीस क्या होगा आपका? कॉन्वेक्स। दूसरा, अगर ये सेल मेम्ब्रेन, इधर देखिएगा, अगर यहाँ पास है गोल्जी बॉडी, अगर गोल्जी बॉडी इसके नजदीक है, ये यहाँ पास है गोल्जी बॉडी, ये देखिएगा इस प्रकार के है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक है गोल्जी बॉडी तो इसको नया नाम क्या दे देते हैं भाई? अपन ट्रांस कहते हैं। क्लियर है? और इसी कारण ट्रांस को क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कॉनकेव। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा, गोल्जी बॉडी के कितने साइड देखने को मिल रहा है? दो साइड। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट है तो सीस किस शेप में दिखाई देगा? कॉन्वेक्स शेप में। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। और इसी ट्रांस कौन से शेप में होगा? तो आपका कॉनकेव शेप में होगा। क्लियर हुआ है तक के? मतलब गोल्जी बॉडी हमेशा किसके नजदीक प्रेजेंट रहता है? तो न्यूक्लियस के नजदीक प्रेजेंट रहता है। गोल्जी बॉडी को किसमें देखा गया है? तो उल्लू और बिल्ली। किसमें देखा गया है? नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ तक के? अब जो गोल्जी बॉडी होगा उसका अलग अलग क्या होते हैं? नाम्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक ऑफ सेल, मतलब कोशिका अंग का रोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रोधक। लिखिएगा उसको अगला पॉइंट में। इसको क्या कहा जाता है भाई? ट्रैफिक ऑफ सेल कहा जाता है। लिखिएगा ट्रैफिक ऑफ सेल। ट्रैफिक ऑफ क्या कहते हैं भाई? सेल कहते हैं। किसको? गोल्जी बॉडी को। और लिखिएगा, इसको बोलते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। लिखिएगा डाल्टन कॉम्प्लेक्स, लिखिएगा डिक्टियोसोम, ठीक। और लिखिए उसको एडियोसोम बोलते हैं, एडियोसोम। और लिखिएगा इसको बोलते हैं बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी। और इसको लिखिएगा डाल्टन कॉम्प्लेक्स लिख लिया ना, बेल्सन बॉडी हो गया। लिखिएगा लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया। इसमें हाई मात्रा पे क्या रहता है? आपका लिपिड रहता है। हाई मात्रा पे क्या रहेगा? आपका लिपिड। अगला लिखिएगा डिक्टियोसोम, बता दिया ना? हाँ, ये डिक्टियोसोम है, ये एडियोसोम है, बेकर्स बॉडी। इसी को बोलते हैं ट्रैफिक ऑफ सेल कहते हैं, ठीक। इडियोसोम लिख लिए। इधर देखिए, लास्ट है बेकर्स बॉडी है और ये लाइपोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हो गया? समझा दूंगा मैं। इधर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसको क्या कहते हैं? ट्रैफिक ऑफ सेल। तो ट्रैफिक ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए दूसरी कोशिका अंग को क्या करता है? ये रोकता है। इस कारण इसको ट्रैफिक ऑफ क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है।
क्लियर हुआ यहाँ तक के? दूसरा कहता है डाल्टन कॉम्प्लेक्स। क्या कहता है भाई? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। मतलब इसकी साइज होती है एकदम छोटी छोटी होती है और एक कॉम्प्लेक्स के समान दिखाई देता है। इस प्रकार से एक समान संरचना रहता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इस प्रकार के रहता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार की संरचना रहेगा, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? डाल्टन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दूसरा, पूरे प्लांट में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा कि पौधे में गोल्जी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है प्लांट में, तो किस नाम से जाना जाता है भाई? उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान समझिएगा। डिक्टियोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधों में हमेशा क्या होता है? डिक्टियोसोम कहेंगे। बाकी एनिमल में सबको क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडी, ट्रैफिक ऑप्सेट, इडियोसोम, बेकर्स बॉडी कहेंगे। क्लियर हुआ था कि? लेकिन केवल प्लांट में इसको क्या कहते हैं भाई? डिक्टियोसोम। अगला होता है इसको आडियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आडियोसोम। दूसरा कहा जाता है बेकर्स बॉडी कहा जाता है इसको। अगला कहा जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया। तो देखिए एक शब्द लिखे हाई लिपिड, मतलब इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। वो भी किसमें? लाइपोकॉन्ड्रिया में, ना कि गोल्जी बॉडी पे। कंफ्यूज नहीं होना। तो सर वही ना है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, इसको नहीं मतलब जो लिखा है वो तो गोल्जी पहले बॉडी सुन लो, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना बोल रहा हूँ क्योंकि लाइपोकॉन्ड्रिया में अधिक मात्रा में क्या रहेगा? लिपिड होता है। लेकिन गोल्जी बॉडी में अधिक मात्रा में क्या होता है? फैट्स होता है। कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बोला गोल्जी बॉडी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सर तो दोनों को तो वही बोल रहे हैं। अन्य नाम ये तो नाम बताया ना उसका बस। अरे भाई, जो अन्य नाम बता रहे हैं उस अन्य नाम में लाइपोकॉन्ड्रिया में लिपिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, ना कि गोल्जी बॉडी में। सर तो जैसे आपको किसी और नाम से नाम है। पहले सुन लो, पहले सुन लीजिएगा। बोलते हैं तो आप चेंज तो नहीं हो जाएंगे। पहले सुन लीजिएगा, इधर समझिएगा। ठीक, जैसे कि देखिएगा गोल्जी बॉडी, ठीक, गोल्जी बॉडी में हमेशा किसका संश्लेषण होता है? फैट का सिंथेसिस होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के? फिर यहाँ पास एक शब्द लिखा है लाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब ये लाइपोकॉन्ड्रिया है। एनिमल में तो है लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक, लेकिन जिस जगह पे ये लाइपोकॉन्ड्रिया का नाम का रहेगा वहां पास अधिक मात्रा में क्या रहेगा? कहता है आपका लिपिड रहेगा। आया समझ? बता रहे हैं हमका नाम। क्लियर हुआ? आ गया समझ? नहीं आया भाई? जैसे हमारे बॉडी में लिपिड का सिंथेसिस होता, ठीक, हमारे बॉडी में लिपिड और फैट का दो ही जगह होता है। एक तो लीवर पे होता है, ठीक, लीवर पे ही दो रहता है, लिपिड और क्या रहता है आपका, मतलब क्या बोलते हैं उसको? फैट रहेगा। क्लियर? बाकी जगह ज्यादा नहीं रहता। ये जितना भी है ये सब क्या है? फैट। ये सब में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एडिपोज टिश्यू के अंतर्गत आता है। और जहां एडिपोज टिश्यू रहता है वहां हमेशा लिपिड रहता है, ना कि फैट। आया समझ? नहीं आया समझ? सर जैसे आप बोले देखो सर, के अन्य नाम है सब। हाँ हाँ बोलिए, इधर देखिए, पहले समझ लीजिएगा। गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का काम होता है, क्या काम होता है भी आपका? फैट का सिंथेसिस करता है। क्लियर हुआ है तक? अब बहुत सारे इसके नाम हैं। जैसे प्लांट में इसको क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। सेल को कंट्रोल करते इस कारण इसको क्या कहते हैं? बेकर्स बॉडी। क्लियर हुआ? ये क्या कहलाएगा? डाल्टन कॉम्प्लेक्स, मतलब इसकी संख्या के आधार पर और शेप के आधार पर क्या होता है? सिमिलरिटी होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। भाई कॉम्प्लेक्स से बनता है ना एक समान, तो उसी प्रकार से क्या होगा? ये डाल्टन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पास लिखा देखिए लाइपोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब इसका नाम ही है क्या है? गोल्जी बॉडी का नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक। तो इसी नाम वाले में अधिक मात्रा में क्या रहता है आपका? लिपिड रहेगा। अब समझ आया? इसमें नहीं रहेगा पूरे में लिपिड अधिक मात्रा में। अगर पूछेगा गोल्जी बॉडी के कौन सा गोल्जी बॉडी में हाई अधिक मात्रा में लिपिड प्रेजेंट रहेगा, तो वो लिखोगे लाइपोकॉन्ड्रिया, ना कि ये सब में। हाँ ठीक है, लाइपोकॉन्ड्रिया होता कहाँ है ये चीज? ध्यान से सुन लो, गोल्जी बॉडी का ही नाम है, लेकिन जिस जगह पे लिपिड अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब समझ आया? मतलब सब जगह है लेकिन अलग अलग जगह का हाँ नाम है। आया समझ? जैसे प्लांट में आप लोग बोले ना डिक्टियोसोम। क्लियर हुआ? अब क्यों होगा अभी बताएंगे आपको। जब शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है ना, जिसको कहते हैं एक्रोसोम, ये गोल्जी बॉडी का बना होता है। तो ये फैट को क्या करता है? वो डिसॉल्व करता है ओवम को, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्सिटा, वो बताऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो, इसी में है अभी। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास? आगे नाम नेक्स्ट लिखिएगा इसके।
इधर देखिए, लिख लिए यहाँ तक किसका नाम लिखे भाई? गोल्जी बॉडी का। अगला लिखिएगा, क्लियर हुआ? ये सीस और ट्रांसव्यूकेस लिख लिए। अगला लिखिएगा, गोल्जी बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है आपका? 4 पार्ट्स में। देखिएगा इसकी संरचना को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। इधर देखिएगा 4 प्रकार की संरचना। पहला कहता है सिस्टर्नी, पहले समझ लो। पहला क्या होगा? सिस्टर्नी। दूसरा कहता है वेसिकल। तीसरा कहता है आपका वैक्यूल्स। हाँ तो सुन लो ना। पहला सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल, तीसरा वैक्यूल और चौथा लिखिएगा ट्यूब्यूल्स। चौथा क्या लिखेंगे? ट्यूब्यूल्स। आप देखिएगा, आप कंफ्यूज इधर भी नहीं होना है। अभी बोले सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यही पढ़ाया हूँ, लेकिन इसमें एक चीज कम बताया हूँ उसमें। ठीक, इसमें एक शब्द है, क्या है? वैक्यूल्स। क्लियर है? उसमें वैक्यूल्स का था क्या? नहीं था, उसमें वेसिकल था। उसमें क्या था भाई आपका? वेसिकल था। ध्यान समझिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया? सिस्टर्नी बताया, दूसरा क्या बताया? वेसिकल, और तीसरा क्या बताया? ट्यूब्यूल्स। वेसिकल बताया, वैक्यूल्स बताया क्या? नहीं बताया। ध्यान से सुनिएगा। गोल्जी बॉडी भी कितना लेयर मेम्ब्रेन होता है? बाइलेयर मेम्ब्रेन। क्यों बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है? क्योंकि इस प्रकार के भी संरचना होती है उसकी। ये देखिएगा, क्लियर हुआ? मतलब ये भी प्लेट नुमा मतलब चट्टान के समान क्या होगा? इसकी भी संरचना होगी। इसकी भी बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। बाहर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर को कहते हैं क्या? आपका इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? अपन सिस्टर्नी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? लिखिएगा इसका डायमीटर, लिखिएगा 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है। 0.5 से हाँ, सिस्टर्नी में लिखेगा, सिस्टर्नी का डायमीटर 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक होता है। इधर देखिएगा, अब सिस्टर्नी किस शेप में दिख रहा है? तो ये सेक वेसिकल देख रहा है, सेक गुब्बारे के समान फूला हुआ है, ठीक, और प्लेट नुमा है, चट्टा नुमा है। ये सबको नहीं पूछता सिस्टर्नी का चट्टा नुमा है कि क्या है। उसमें ऑप्शनल दे देगा कि इसमें 4 ऑप्शनल देगा। पूछ देगा एंडोप्लाज्मिक का कौन कौन सा भाग होता है, या पूछेगा गोल्जी बॉडी का कौन कौन सा भाग होता है। तो चारों को याद रखना। चारों किसमें रहेगा आपका? गोल्जी बॉडी में। सिर्फ एक याद रखना जो कहाँ रहेगा आप, सॉरी वैक्यूल्स, उसमें क्या रहेगा आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट। तो पहला क्या बताया मैं आप लोग को? सिस्टर्नी कितना लेयर होता है? बाइलेयर। ठीक, इसकी जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो कितना बताया? 0.5 से कितना होगा? 1 माइक्रोन होगा। क्लियर है? सेक लाइक क्या रहेगा आपका? स्ट्रक्चर, और किसके समान स्ट्रक्चर दिख रहा है? तो डिस्क के समान संरचना होगा। क्लियर हुआ? संरचना से क्वेश्चन आता नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का। ठीक, दूसरा देखिएगा वेसिकल। दूसरा लिखिएगा वेसिकल में लिखिएगा ये वेसिकल स्फेरिकल शेप में होगा। लिखिएगा वेसिकल स्फेरिकल शेप में, वेसिकल स्फेरिकल शेप में। लिखिएगा इसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी हुई भोज्य पदार्थ स्टोर होता है। लिखिएगा वेसिकल पे द्वितीयक उपापचय के दौरान बनी हुई भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है। लिखिएगा द्वितीयक मेटाबॉलिज्म के दौरान बनी हुई भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक, जैसे प्लांट में द्वितीयक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या बनता है? चलिए आप बताइए यार, चलिए आप बताइए, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दौरान पौधे में क्या बनता है? कुछ तो बनता होगा पौधे में। क्या बनता है? कौन बताएगा? चलिए बताइए। माया, नीलम, सुमित्रा, संगीता, विजय, अमिता। गुड, बहुत सारे चीज बनता है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दौरान। फूड मटेरियल जितने भी है सब क्या है? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के दौरान। और पौधे के किसमें संग्रहित रहेगा? तो क्लियर हुआ? तो पौधे में वेसिकल को
या वैक्यूल्स को किस नाम से जाना जाता है? गुड, क्लियर हुआ? आ गया समझ? चलिए अगला ये लिख लिए वेसिकल, तीसरा लिखिएगा वैक्यूल्स। उसका डायमीटर नहीं है। क्या? उसका इसका डायमीटर नहीं लिखिएगा, वैक्यूल्स लिखिएगा। वैक्यूल्स सबसे बड़ी होती है, लिखिएगा वैक्यूल की साइज बड़ी होती है जो स्फेरिकल शेप में होता है। हो गया? अगला लिखेंगे ट्यूब्यूल्स। कौन सा सेट? स्फेरिकल शेप में रहेगा, पूरा स्फेरिकल शेप में रहता है जितने भी हैं सब। अगला क्या लिखेंगे भैया आप लोग? ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स की कहानी है, ट्यूब्यूल्स हमेशा क्या रहेगा आपका? ब्रांच्ड रहेगा। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में लिखिएगा ये हमेशा क्या रहता है? ब्रांच्ड रहेगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। हो गया? अब इसका लिखिएगा कार्य, लिखिएगा गोल्जी बॉडी का कार्य लिखिएगा। गोल्जी बॉडी का कार्य, पहला कार्य लिखिएगा सेल सिक्रेशन। पहला कार्य लिखिएगा सेल का सिक्रेशन। सेल सिक्रेशन मतलब कोशिका का स्त्राव। हो गया? देखिएगा सेल सिक्रेशन मतलब समझिएगा, मतलब ये एक्सपोर्ट काम करता है। कौन काम करता है? ये एक्सपोर्ट का। जैसे कि कहता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या कहता है भाई आपका? मैक्रोमॉलिक्यूल्स करता है। मतलब सेल का क्या करेगा? सिक्रेशन करेगा और बाहर भेजने का क्या करेगा? वो काम करता है। ये इसका कहलाता है, इसको एक्सपोर्ट कहलाता है। इनपुट मतलब शरीर के अंदर ला लेता, एक्सपोर्ट मतलब शरीर के क्या कर रहा है? वो बाहर कर रहा है। किसको कर रहा है? तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब समझ गया, सूक्ष्म अणु को बाहर कर रहा है। क्लियर? सॉरी मैक्रो यार, क्या करता है ये? मैक्रो मतलब बड़ा को बाहर कर रहा है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है? माइक्रो मतलब छोटा हो जाएगा और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका। हाँ सॉरी, सेल सिक्रेशन में क्या क्या भाग लेता है लिखिएगा इसमें। ये तो सीस और फेस को बता दिया मैं, सीस और ट्रांसफेस को। ठीक, दूसरा लिखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करता है। लिखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ सेल सिक्रेशन में लिखिएगा, सेल का सिक्रेशन करता है तभी निर्माण होगा। लिखिएगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसका मुख्य काम होता है यही, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का क्या करता है? ये निर्माण करता है। इसको मिडिल मेन ऑफ सेल कहा जाता है। लिख लीजिएगा मिडिल मेन ऑफ सेल, मतलब वो तो लिखवा दे ट्रैफिक इन सेल को, इसको लिख लीजिएगा मिडिल मेन ऑफ सेल कहा जाता है। हाँ MIDDLE, मिडिल मेन ऑफ सेल कहा जाता है। लिखिएगा अगला सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल का सिंथेसिस करता है। सेल वॉल का क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सेल वॉल का सिंथेसिस मतलब लिखिएगा पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है, ब्रैकेट में पॉलीसैकेराइड का निर्माण करता है। लिखिएगा पूरे निर्माण करता कौन है आपका? गोल्जी बॉडी। अगला लिखिएगा पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। अगला लिखिएगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। लिखिएगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं अपन फ्रेगमोप्लास्ट। चलिए बताइए हमको, चलिए धुरी कौन है? धुरी आप बताइए। जसपुर नहीं आई यहाँ आज? जगह स्थान हो गया। चलिए आप बताइएगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन किसमें होता है? मनुष्य में होता है कि प्लांट में होता है? गुड, मतलब प्लांट सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो मतलब प्लांट सेल में क्या होता है? फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है।
और सेल डिवीजन के किस अवस्था पे होता है, मतलब माइटोसिस में होगा कि मेयोसिस में होगा? गुड। अरे जहां साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा वहां सेल प्लेट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी कौन करता है? तो आपका गोल्जी बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? फ्रेगमोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनने के क्रिया के दौरान शुक्राणु के अग्रभाग एक्रोसोम का निर्माण करता। लिखिएगा, शॉर्टकट में लिखिएगा, शुक्राणु के अग्रभाग एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का बना होता। लिखिएगा, शुक्राणु का अग्रभाग एक्रोसोम जो गोल्जी बॉडी का बना होता है। और बोलते हैं ना शुक्राणु का अग्रभाग होता है। ये देखिएगा, अरे आप लोग क्या करते हैं, इधर देखो भाई आप लोग, जो इंग्लिश में बोले थे सर, फॉर्मेशन जो एक्रोसोम होता है वो गोल्गी बॉडी का बना है। ठीक, इधर देखिएगा, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, मतलब ये एक्रोसोम हुआ ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इस एक्रोसोम का निर्माण किसके दौरान बना है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बना। जब स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है तो एक्रोसोम का निर्माण होता है। इस एक्रोसोम का बनाने वाला कौन सा है? तो गोल्जी बॉडी। क्लियर हुआ? यस। इधर देखिएगा, ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु का कोई काम का नहीं है। ये देखिएगा, ये यहाँ पास 2 सेंट्रियोल्स होता है, पता है ना कितना सेंट्रियोल होता है? 2 सेंट्रियोल। नजदीक है तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं, दूर है तो डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, जब अंदर जाता है ओवम से तो यहाँ से कट जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितना लंबा रहेगा, क्या रहेगा भाई आपका? जितना लंबा रहेगा उतना तेजी से भागेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ही कम मूवमेंट होगा। बोलते हैं ना कि हम स्टाइल हो गए हैं भाई, बोलते हैं ना आजकल बहुत चलन चल रहा है कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। क्यों बच्चा पैदा नहीं हो रहा है? क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी की दर क्या हो गया है? कम हो गया है। क्लियर है? इस कारण बच्चा पैदा नहीं हो रहा। आने वाले 10 साल या 20 साल पे हर के घर में थर्ड जेंडर पैदा होगा, हर एक के घर में। ठीक, क्योंकि इतने अधिक मात्रा में रेडिएशन बढ़ रहा है कि दिन प्रतिदिन स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। भाई अभी देखिएगा, अभी एक चलन चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी का। टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जब चल रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी का, क्यों चल रहा है? क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी क्या हो गया है? कम हो गया। क्लियर हुआ? यस भाई, पहले खान पान अच्छा था, आजकल तो हम केमिकल खा रहे हैं। तो जो केमिकल खा रहे हैं वो स्पर्म की क्वांटिटी को धीरे धीरे क्या करेगा? कम करेगा। क्लियर हुआ? पहले ऐसे दिक्कत था क्या कि फैलोपियन ट्यूब चिपक गया है, कोई दिक्कत था क्या? नहीं था। लेकिन आजकल बहुत सारी क्या हो रहे हैं? बीमारियां आ रहे हैं, जिससे हर घर में क्या होगा? स्ट्राइल पैदा हो गया। क्लियर हुआ? ये कुछ काम का नहीं होता है, ये केंद्रक बस फर्टिलाइजेशन में क्या करता है? भाग लेता है। ये एक एंजाइम का सिक्रेशन करता है, वो बता देंगे हम, ठीक है, जब वो पढ़ाएंगे ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। तो ठीक, ये बस जाता है और फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। ठीक है, बाकी और शरीर का कोई अंग काम का नहीं आता। मतलब शरीर का अंग का सिर्फ कौन काम आता है? टेस्टिस, जिसके अंदर किसका निर्माण होगा? स्पर्म। उसी प्रकार से फीमेल का कौन आता है? ओवरी, जिसके अंदर क्या बनता है? ओवम। बाकी जितने भी अंग होता है सब सहायक अंग है, एसेसरी ऑर्गन। ठीक, रिक्वायर्ड ऑर्गन में सिर्फ स्पर्म होता है और कौन होता है? ओवम होता है। क्लियर है? आजकल देखिएगा, पापा अगर बिलासपुर पे है और माता रानी अगर दिल्ली पे है, तब भी बच्चा पैदा हो जा रहा है। दोनों को कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक, क्योंकि वहां से स्पर्म भेज दिए, वहां से ओवम भेज दिए और फर्टिलाइजेशन हुआ और मम्मी ले लिए क्या? सेरोगेसी वाला। क्लियर हुआ यार? नहीं आया समझ? सर दूसरे महिला के यूटेरस में कर सकते हैं, इसलिए तो बोला किराए पे ले लिए सेरोगेसी बोल के। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? अरे सेरोगेसी मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिएगा हमारी मिसेस है, ठीक, मतलब उसके बॉडी पे यूट्रस नहीं है। ठीक, यूट्रस मतलब डैमेज हो गया मान लीजिएगा। ठीक, अब सिर्फ ओवरी से क्या बढ़ रहा है? ओवम बढ़ रहा है। ठीक, ओवम सही सलामत है, ओवरी से मतलब ओवम बन गया, वो भी सही सलामत है। हम इधर से क्या भेज दिए? स्पर्म भेज दिए, उधर से वो क्या निकाल दी? ओवरी से ओवम निकाली। अब यूट्रस तो है नहीं है जहाँ फर्टिलाइजेशन हो फिर वो ट्रांसफर हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि दोनों को बाहर निकलवा के फैक्ट्री प्लेट में क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन ले करा देंगे और किराए पे क्या ले लेंगे? वो फिर वो मम्मी ले लेंगे। ठीक, फिर उसका साइकिल देखते हैं कि जो मम्मी हम किराए पे ले रहे हैं उसका साइकिल देखते हैं कि 1 से कितना दिन के बीच में आ रहा है? 28 दिन।
तो 1 से 14 दिन में उसका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ठीक। तो उस समय उसकी ओवम को क्या करवा दिए हैं, बाहर निकलवा दिए हैं उसकी ओवम को, और उसको ओवम को निकलवा के बाहर कर दिए हैं। उसके इसी बीच में जो फर्टिलाइजेशन होता, उस बीच में अब इसके में साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, ठीक। इसके ओवम से बाहर निकल गया। अब वो कितने दिन का हो गया, वो 28 दिन में उसका पूरा एकदम क्लियर साफ हो गया। अब उसका ओवम डेवलपमेंट होता, उसी समय जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो जाइगोट बना हुआ है, तो उसकी भी अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक। कि मारूला अवस्था में अगर ट्रांसफर करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, फिर अगर ब्लास्टुला अवस्था में ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्ट यूट्रस में करते हैं। तो जितना भी फैलोपियन ट्यूब का ट्रांसफर होता है जनरली कहाँ करते हैं, वो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। कौन सी अवस्था में, तो ब्लास्टुला। इस अवस्था में उसका ट्रांसफर कर देंगे तो यूट्रस की दीवार पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगी, और उसका फिर साइकिल आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर 9 महीने के बाद ये फैक्ट्री से प्रोडक्ट बन के क्या कर देगी, वो बाहर निकाल देगी। ये कहलाते हैं किराए की माँ, जिसको कहते हैं सेरोगेसी। आया क्या, हाँ बीच में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका हार्मोन बहुत एक्टिव रहता है उस समय, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि फीमेल में साइकिल तभी आता है, मेचुरेशन साइकिल, जब उसके बॉडी पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है। जब साइकिल आता है, साइकिल के देखिएगा, मतलब साइकिल आएगा, उसके बाद साइकिल के तुरंत बाद देखिएगा, मतलब बॉडी क्या हो जाता है, पूरे चेंजेस दिखाई देता है, क्लियर है। लेकिन जब ओवम का डेवलपमेंट होता है 1 से 28वां दिन, तो 14-16 दिन में बॉडी में देखिएगा हमेशा उन लोग का बॉडी पीलापन आता है, और इसी बीच में चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। अगर भी इस बीच को कंट्रोल हो गया तो आज इतना संख्या नहीं बढ़ता, पॉपुलेशन क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता, क्लियर है। घर में ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं रहता, अगर ये टाइम शेड्यूल को जानते लोग तो। लेकिन लोग क्या है, जान के भी अनपढ़ बनते नहीं है, समझना भाई, इतना जनसंख्या थोड़ी बढ़ता, क्योंकि वो लोग क्या थे, अज्ञान थे। चलिए हम क्या टॉपिक पढ़ा रहे थे, चलिए क्या लिख रहे थे भाई आप लोग, फॉर्मेशन आप क्या लिखे, एक्टोसोम मतलब ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन के निर्माण के समय क्या होता है, एक्रोसोम बनता है, और वो एक्रोसोम किसका बना होता है, तो गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वेटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ एग, लिखिएगा नहीं, उसी में लिखे, कार्य में लिखिएगा वेटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ एग, लिखिएगा अंडाणु के वेटिलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, लिखिएगा अंडाणु के वेटिलाइन मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, मतलब जो ओवम बनता है ना, वेटिलाइन, हाँ वेटिलाइन, देखिएगा ये ओवम हो गया, इसके अंदर में जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो किसका मेम्ब्रेन होता है, गोल्जी बॉडी का। इसीलिए बोलते हैं ना, सगा सगा को मारता है, अरे बोलते हैं ना, लोहा लोहा को काटता है। तो भाई स्पर्म एक्रोसोम भी किसका बना है, गोल्जी बॉडी का, और फीमेल का ओवम भी किसका बना है, उसका मेम्ब्रेन गोल्जी बॉडी का, क्लियर हुआ। इसलिए क्या, वो किसका बना होता है, वो वेटिलाइन मेम्ब्रेन, और वो वेटिलाइन मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो गोल्जी बॉडी का, इसीलिए बोलते हैं सगा सगा को मारता है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्या। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय ग्लैंड, लिखिएगा ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव करता है, हार्मोन्स इन ग्लैंड, मतलब ग्लैंड से क्या करता है भाई, हार्मोन का वो सिक्रेशन करता है। हो गया, लिख लिए, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी हुआ। अगला लिखिए आप लोग भाई, हाँ नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम नहीं, छोटा टॉपिक लिखवा देते हैं, लाइसोसोम थोड़ा सा बड़ा, ठीक। चलिए थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा इसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिलिया फ्लेसिया का। चलिए लिखिएगा साइटोस्केलेटन, छोटा छोटा है साइटोस्केलेटन, हेडिंग डालिएगा साइटोस्केलेटन। लाइसोसोम मत लिखो, तो लेट में लिखवाएंगे, वो थोड़ा सा टफ है। टफ मतलब उसमें प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन मतलब एसिड का निर्माण होगा, थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, क्योंकि उस फेगोसाइड से वो खुद की सेल को नष्ट करता है, ठीक। ये तो कार्य बता दिया, बहुत सारा कार्य बता, अरे कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कार्य है। अगर देखें तो हम हार्मोन का क्या करता है, सिक्रेशन, दुनिया का हर चीज का सिक्रेशन करता है, कहानी खत्म, नहीं है समझ। बस एक चीज याद रखना है, वो क्या है, तो सिक्रेशन, क्लियर हुआ। और जहां अब स्पर्मा और ओवम को याद रखना, बाकी और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं गोल्जी बॉडी में। और एक शब्द याद रखना, डिप्टियोसोम, जो प्लांट्स में पाया जाता है, बाकी सब एनिमल्स में पाया जाता है,
क्लियर हुआ यार? यस सर। चलिए अगला लिखेगा साइटोस्केलेटन, लिखेगा साइटोस्केलेटन। साइटो, आप लोग को समझ आ रहा है जी? इधर आरती सोनी आ रहा है समझ आपको? हेलो आरती, सुमित्रा, अमिता, भावना, दीपिका, ज्योति, माया, संगीता, नीलम, नेहा, पूजा, रजनी, रेखा, ऋचा, सबा, संगीता, विजय, विनोद, आ रहे समझ यार? चलिए अगला लिखेगा साइटोस्केलेटन, लिखेगा लिखेगा साइटोप्लाज्म में, लिखेगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस मतलब छड़ाकार, छड़ाकार प्रोटीन का बना संरचना होता है, प्रोटीन का बना संरचना होता है जिसको साइटोस्केलेटन कहा जाता है। लिखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर छड़ाकार, ठीक है, प्रोटीनस मतलब प्रोटीन का बना संरचना होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है भाई? साइटोस्केलेटन कहा जाता है। देखिएगा यह मैकेनिकल सपोर्ट करता है, जैसे हमको बचाता कौन है? जैसे हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी है ना, तो साइटोस्केलेटन हुआ ना, तो इसको हमारा कौन क्या प्रदान करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। लिखेगा यह मैकेनिकल सपोर्ट करता है, और लिखेगा यही बॉडी का, लिखेगा यही बॉडी का, यही शरीर का शेप निर्धारण करता है। यही बॉडी का क्या करता है? शेप निर्धारण करता है। बस 2 लाइन का है, ज्यादा नहीं है साइटोस्केलेटन। अगला लिखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगला हेडिंग डालिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। बॉडी व शरीर का शेप निर्धारण करता है, तो मतलब बॉडी अभी जो दीप रहे हैं ना आप, उसका पूरा स्ट्रक्चर निर्धारण कौन करता है? साइटोस्केलेटन ही करता है, बाकी और कुछ नहीं करता इसमें, ठीक है? सर तो मतलब दुनिया में सभी इंसान के में अलग अलग ही पाया जाता है, किसी को फेस मिलता ही नहीं है। अलग अलग रहेगा ना यार, वो तो डीएनए है, ठीक है? साइटोस्केलेटन भी क्या रहेगा? सबका अलग अलग है। आया समझ? अरे आप लोग को सबको पता है भाई, प्रकृति में सिर्फ कहाँ क्या पाई जाती है? डायवर्सिटी। और डायवर्सिटी प्रकृति में सिर्फ एक ही के कारण पाया जाता है, जहाँ रिलेशनशिप में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वहाँ क्या होगा? हमेशा डायवर्सिटी होगा। क्लियर है? नहीं है समझ? जैसे बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए हमको, जैसे कि शादी करने के लिए कास्ट मिलाते हैं, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? लेकिन जीएफ बनने के लिए मिलाते हैं क्या कि हाँ ये कास्ट से नहीं करेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो कहता है डायवर्सिटी तभी होगा जब 2 के बीच में क्या होगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी। क्लियर हुआ तक के? तभी डायवर्सिटी होगा, और इसी कारण हम जीवों को पहचानते हैं। लेकिन जिस जीवों में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस जीवों को हम पहचान पाते हैं क्या? नहीं पहचान पाते हैं। क्यों? तो उसका रंग रूप समान आकार सब क्या होगा? समान दिखाई देता है। क्लियर हुआ? और मनुष्य ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इस कारण हम जीवों को पहचानते हैं। लेकिन सभी का जेनेटिकली मटेरियल क्या रहता है? अलग अलग। मैं पढ़ाऊंगा जब बायोडायवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो स्पीसीज डायवर्सिटी, जेनेटिकली डायवर्सिटी, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी, इकोलॉजिकल का अल्फा से, बीटा से, गामा से, नहीं है समझ यार? ये सब बताऊंगा भाई डायवर्सिटी में, अभी टेंशन मत लो, ठीक? आगे समझ? मतलब साइटोस्केलेटन, सभी का साइटोस्केलेटन का शेप क्या रहेगा? अलग अलग। उसी के आधार पर मार्फोलॉजी भी और सबका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा? अलग अलग रहता। क्लियर हुआ? नहीं आया? जैसे कि आपको पता होना चाहिए, उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, हमारे जो पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोग का ब्रेन ज्यादा विकसित था, और अभी के बच्चों का ब्रेन क्या हो गया है? कम विकसित हो गया है। क्योंकि हम मोबाइल में या किसी भी चीज में थोड़ा सा चीजों में क्या हो गए? सिमट गए। अब उसके बाहर हमारी सोचने काम क्षमता क्या हो गया? बंद हो गया है। आया समझ? अभी पढ़ाएंगे जब इवोल्यूशन तो देखिएगा, ठीक है? हमारा जो ब्रेन था 1650 सीसी था पहले हमारे पूर्वज का ब्रेन, और हमारा अभी कितना है? 1300 से 1600 सीसी तक के। उन लोग को 1650 सीसी था।
इस कारण वो ज्यादा विकसित होने लगे थे। नहीं आया समझ आ? ठीक है, चलिए टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, फ्रेंड का। क्या बोले? अभी थोड़ा सा स्थिर हो गया, फिर बढ़ेगा। वो चल रहा है टेक्नोलॉजी, मतलब सिर को बड़ा करने का। हाँ ठीक सर, है। पहले के लोग मतलब आएंगे उनका। चलिए अगला लिखेगा माइक्रोट्यूबुल्स। साइटोस्केलेटन हो गया, अगला लिखेगा माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रो हाँ माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रो और लिखेगा माइक्रोट्यूबुल्स, लिखिएगा माइक्रोट्यूबुल्स में। इट मींस नली। हाँ, क्या? अरे माइक्रो मतलब सूक्ष्म नलिका या नलिकाएं, लिखेगा या ट्यूबुलिन और क्या? ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन लिखिए, या ट्यूबुलिन और प्रोटीन्स की बनी होती है, या ट्यूबुलिन और किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। लिखिएगा माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन और प्रोटीन्स का बना होता है। जी। लिखिएगा प्लांट बॉडी में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करता है। स्पाइंडल। हाँ, स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण करता है। लिखिएगा और सेल वाल का निर्माण करता है। माइक्रोट्यूबुल्स एनिमल में नहीं के बराबर रहता, ठीक। हाँ, प्लांट में रहता है हमेशा। इधर देखिएगा, देखिए एक शब्द लिखा हुआ मैं आपको, स्पाइंडल फाइबर। क्या लिखवाया हूँ? स्पाइंडल फाइबर। आप लोग को पता होना चाहिए स्पाइंडल फाइबर कहाँ पाया जाता है। स्पाइनल। गुड। जैसे ये देखिएगा, ये आपका क्रोमोसोम, ये क्या है आपका? क्रोमोसोम्स है। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम। बीच वाला क्या कहलाएगा आपका? सेंट्रोमियर। और इसके अगल बगल साइड वाला क्या कहलाएगा? काइनेटोकोर। ये साइड वाला क्या कहलाएगा? काइनेटोकोर। अब मैं आपसे पूछा कि स्पाइंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस भाग से जुड़ा होता है? काइनेटोकोर। कभी भी सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ता। ध्यान से आगे पढ़ाएंगे सेल डिवीजन पे। ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से ये आर्म रहता है, इसके साइड में से गोला का संरचना होता है जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर क्या होता है? जुड़ा होता है। इसी कारण सेल डिवीजन का 3 एपरेटस, उसके विभाजन के लिए कितना भी एपरेटस की आवश्यकता होती है? 3। पहला होता है आपका सेंट्रीओल, दूसरा होता है एस्टर रे, और तीसरा होता है स्पाइंडल फाइबर। इन 3 का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी कोशिका का विभाजन होगा, अन्यथा कोशिका का विभाजन नहीं होगा। आया सब? नहीं आया? पक्का? चलो अगला पॉइंट लिखिएगा। ये हो गया माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स में से केवल कितना चीज याद रखना है? ट्यूबुलिन, प्रोटीन और स्पाइंडल फाइबर, बाकी को भूल जाना है। अगला लिखिएगा माइक्रोफिलामेंट। हाँ, अगला टॉपिक है, एक एक लाइन का है यार बस। अगला लिखेगा माइक्रोफिलामेंट। अगला क्या लिखेंगे भाई? माइक्रोफिलामेंट। ये देखिएगा माइक्रोफिलामेंट मतलब इसको कहते हैं सूक्ष्म, क्या कहते हैं भाई? तंतुवत बोलते हैं, सूक्ष्म नलिक, सूक्ष्म तंतुकाय बोल देते हैं इसको, ठीक। लिखिएगा इसमें एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। लिखिएगा एक्टिन और किसका बना होता है? मायोसिन का। किसका बना होता है? एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। क्लियर हुआ यार? किसका बना होता है? एक्टिन और मायोसिन। अब जहां एक्टिन और मायोसिन होगा वहां हमेशा कौन सा होगा? बॉडी पे क्रिया कौन सी क्रिया होती है? मसल्स कंस्ट्रक्शन होगा। अरे कल ही परसों पढ़ाया हूं आप लोग को मसल्स कंस्ट्रक्शन। उसमें आई बैंड, ए बैंड, जेड रेखा, एम रेखा, सार्कोमियर, सार्कोमास, नहीं पढ़े हो यार? ठीक।
ठीक, तो ये हमेशा क्या होगा, मसल कैसे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। तो किसके कारण होता है, एक्टिन और मायोसिन के कारण। क्लियर हुआ। अरे जो भी चलने फिरने में जो काम होता है वो कौन सा होगा आपका, माइक्रोफिलामेंट्स होता है। जो एक प्रकार के दोनों क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। एक प्रकार दोनों क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। क्लियर हुआ यार, नहीं आया समझ, आ गया उधर जसपुर, नहीं आया, क्लियर हुआ। चलिए और लिखिए, हाँ बस इतना ही है, एक्टिन मसल्स कंस्ट्रक्शन लिख लिए इसका काम, ठीक बस इतना ही है। अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग। इसको हो गया हाँ बस माइक्रोट्यूब्यूल्स वही लिखाया है, माइक्रोफिलामेंट्स। हाँ माइक्रोफिलामेंट में वही लिखाया है। अगला लिखिएगा माइक्रो बॉडीज। इधर देखिएगा अगला क्या लिखेंगे भाई, माइक्रो बॉडीज। अब ध्यान से समझिएगा माइक्रो बॉडीज को, इससे क्वेश्चन आता है भाई। ये देखिएगा माइक्रो बॉडीज, जैसे कहता है द सेल ऑफ द प्रोटोजोअन्स, मतलब इसमें कहता है प्रोटोजोअन्स, फंजाई, प्लांट, लीवर, किडनी आदि में क्या होता है, इसका जो सेल होता है वो स्फेरिकल शेप में होगा। कैसा रहेगा ये, स्फेरिकल शेप में। किसका किसका मैं बताया मैं आप लोग को, प्रोटोजोआ, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैं आप लोग को, फंजाई। तीसरा क्या बताया मैं आप लोग को, लीवर। चौथा क्या बताया आप लोग को, प्लांट सेल। क्या बताया आपका, किडनी। क्या बताया भाई, किडनी। इनके मेम्ब्रेन बाउंड्रीज होता है, मतलब कोई भी शरीर के चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन का बाउंड्रीज होता है। मेम्ब्रेन का क्या होता है, बाउंड्रीज। और उसी मेम्ब्रेन के बाउंड्रीज को हम क्या कहेंगे भाई, माइक्रो बॉडीज कहेंगे। क्लियर है। जिसकी डायमीटर 0.3 से क्या होता है भाई आपका 1.5 माइक्रोन होता है डायमीटर। सर ये सब के बाहर में जो वो मेम्ब्रेन पाया जाएगा उसी को वही माइक्रो बॉडीज कहलाएगा, जिसके अंदर क्या रहता है आपका, एंजाइम्स उपस्थित रहता है। आया समझ यार। इधर देखिएगा, एक कुछ नहीं है, देखिएगा माइक्रो बॉडीज मतलब चारों तरफ पे क्या है, मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो प्रोटोजोअन्स में भी रहता है एंजाइम्स, फंजाई में भी एंजाइम्स रहता है, प्लांट्स में भी एंजाइम्स रहता है, और मनुष्य में भी एंजाइम्स रहता है, लीवर किडनी सब में। क्लियर हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं भाई, माइक्रो बॉडीज कहते हैं। हाँ डायमीटर मतलब उसकी व्यास, मेम्ब्रेन की जो व्यास होती है ना वो कितना होगा, 0.3 से क्या होगा 1.5 माइक्रोन होगा। हो गया, लिख लिया, लिखे नहीं आया, मतलब समझ रहे ना मैं इसका मतलब, ये जैसे कि ये गोला है, इधर देखिए गोला है, ठीक, इसके पूरी डायमीटर जो होगा ऐसे बता दो या ऐसे बता दो, ये क्या होगा उसकी डायमीटर होगा कितना होगा, 0.3 से क्या होगा 1.5 माइक्रोन। लिखेगा ये अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब प्लांट सेल में अलग बोलेंगे, एनिमल सेल में अलग बोलेंगे, ठीक है। माइक्रो बॉडीज को पहला लिखिएगा अलग अलग प्रकार में। पहला लिखिए स्फेरोसोम्स। माइक्रो बॉडीज के टाइप्स होता है अलग अलग। पहला लिखिए स्फेरोसोम। हाँ गुड, कैसे जान गए, पढ़ाया हूं मैं आप लोग को। स्फेरोसोम्स लिखिएगा, यह प्लांट्स में पाया जाता है। अभी तो बताया था सर। स्फेरोसोम लिखिएगा, प्लांट्स में पाया जाता है। हाँ क्या हुआ नेहा, स्फेरोसोम्स, SPHARO, स्फेरो, SOMES, सोम्स लिखिएगा। ये प्लांट में पाया जाता है। स्फेरोसोम किस में पाया जाता है, प्लांट्स में। लिखिएगा अधिक मात्रा में लिपिड को स्टोर करके रखता है। लिखिएगा लिपिड स्टोर करता है ये। लिखिएगा लिपिड का स्टोर करता है अधिक मात्रा में। हो गया। और प्लांट का इसी स्फेरोसोम को लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम मतलब समझते हैं, सुसाइडल बेग।
अगर पूछा चलिए बताइएगा पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, लेकिन लाइसोसोम की जगह क्या प्रेजेंट होता है, तो वो कौन होगा, स्फेरोसोम, जो डेड ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, भक्षण करेगा। भाई प्लांट में तो जान जाओगे लाइसोसोम होता है सुसाइडल वेग, ठीक, कोशिका को नष्ट करने वाला। हाँ क्या हुआ सुमित्रा, प्लांट में नहीं है निमन। मतलब एनिमल में लाइसोसोम सुसाइडल वेग का काम करता है, लेकिन प्लांट में लाइसोसोम के ही समान कौन काम करता है, तो स्फेरोसोम्स करता है। क्लियर हुआ, Yes, sir. हो गया। कुजूर, कुजूर की खेस, टप्पो, ठीक हो गया यार। लिखे, दूसरा लिखेगा आप लोग, इसको प्लांट लाइसोसोम कहा जाता है ना यार, स्फेरोसोम को कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा परऑक्सीसोम, दूसरा क्या होगा, परऑक्सीसोम। दूसरा लिखेगा परऑक्सीसोम, क्या कहता है भाई, परऑक्सीसोम। इसी को कहता है, लिखेगा यूरोकोसोम्स कहा जाता है, इसी को अथवा करके लिखेगा यूरिकोसोम्स कहा जाता है, लिखेगा यूरोकोसोम्स कहा जाता है इसी को। हो गया, लिखेगा या एनिमल सेल में परऑक्सीसोम क्या करता है, एनिमल सेल में हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, किसका निर्माण करेगा, एनिमल में हाइड्रोजन परऑक्साइड का। क्या काम करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करेगा, कैटाबोलिज्म करता है, क्या बोलते हैं, कैटेलेस करता है। इधर समझिएगा, इधर देखिए, परऑक्सीसोम का काम होता है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बना, इसको क्या करेगा, ये कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज करता है किसमें, किसमें तोड़ेगा, ये ऑक्सीजन पे, और दूसरा किसमें तोड़ता है, जल में। ये तोड़ने का काम कौन करता है, परऑक्सीसोम। कान को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, परऑक्सीसोम। करते कि नहीं करते, घाव को धोने के लिए किसका उपयोग करते हो, परऑक्सीसोम। हाँ बस बस 1 मिनट में आ रहे हैं, बस 1 मिनट से कम लगेगा। सर H2O2 है, वो टूटेगा तब तो H2O2 ही होगा। आप O2 बचेगा नहीं। O2 और H2O तो बताया ना यार, अच्छा हाँ, ठीक है। जल और किसमें तोड़ता है, ऑक्सीजन पे, इसका क्या कहते ऑक्सीजन हैं, बचेगा। कैटेलेस बोलते हैं। चलिए अगला लिखेगा, लिखेगा प्लांट, ऑक्सीजन एक बचेगा, ऑक्सीजन का बचा, एक मॉलिक्यूल बचेगा, वो H2O होगा। और जैसे भी रहे समझ आ गया है। मतलब ये जल में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है, कहानी खत्म। लिखेगा प्लांट, लिखेगा प्लांट में परऑक्सीसोम रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेता है, लिखेगा परऑक्सीसोम पादप में फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया में भाग लेता है, लिखेगा पौधे में परऑक्सीसोम पादप श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, पादप श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। लिखिएगा, या बीटा ऑक्सीडेशन पादप श्वसन की क्रिया में भाग लेता है, प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेता है। अगला इसका कार्य लिखेगा, या बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड की क्रिया में भाग लेता है, लिखिएगा बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड की क्रिया में भाग लेता है, फैटी एसिड में भाग लेता है, एसिड बनाने में। हाँ फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। हो गया, अंतिम पार्ट से लिखेगा ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, पहला दूसरा तीसरा एसिड। हाँ 3 होता है, पहला स्फेरोसोम, दूसरा परऑक्सीसोम, तीसरा क्या होता है, ग्लाइऑक्सीसोम। लिखेगा ग्लाइऑक्सीसोम्स में आइल कंटेंट्स होता है, आइल स्टोर होता है, आइल संग्रहित होता है। लिखेगा ग्लाइऑक्सीसोम में आइल संग्रहित होता है, तेल संग्रहित होगा। लिखिएगा जैसे कि फैटी सीड, फैटी सीड मतलब समझ गया, जिसमें अधिक मात्रा में तेल पाया जाता है, सोयाबीन, मूंगफली, फैटी सीड्स। हाँ फैटी सीड्स या फैटी सीड बोलते हैं उसी को। हाँ। सोयाबीन में रहेगा, मूंगफली में रहेगा, ठीक है, सनफ्लावर जितना भी रहेगा वो सब में रहेगा, ठीक है।
ठीक है। सर, बाकी हिंदी का होगा।